हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। आज के प्रैक्टिस सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स के टॉपिक को, और उसके बाद इससे एसोसिएटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं लिख लिख कर सॉल्व कराऊंगा। वही स्ट्रेटेजी हम इस प्रैक्टिस सेशन में भी फॉलो करेंगे जो स्ट्रेटेजी हमने पिछले 3 प्रैक्टिस सेशन में फॉलो की थी। राइट, मतलब ब्रीफली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा लिख लिख कर। राइट, आ जाइए। आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं सप्लायर से, बायर बनकर परचेजर बनकर, उसके बाद आप परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसी को कहा जाएगा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। इसके पर्पस से आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। राइट, उसी स्टेटमेंट को मुझे समझाना है। देखिए, आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर कॉमा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज कैलकुलेटेड। फॉर दिस पर्पस वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। जब आप बायर बनकर परचेजर बनकर सप्लायर के पास जाते हैं, सेलर के पास जाते हैं, तो सेलर या सप्लायर आपको एक प्राइस कोट करता है। उस प्राइस को कहा जाएगा परचेज प्राइस या लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस। राइट, वही मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा है, परचेज प्राइस। उसके बाद सप्लायर यदि आपको डिस्काउंट ऑफर करता है और वो डिस्काउंट ट्रेड प्रैक्टिस है, तो उस डिस्काउंट को कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। राइट, वो माइनस हो जाएगा क्योंकि सप्लायर आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। आप कौन? बायर या परचेजर। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट अलाउड एज अ ट्रेड प्रैक्टिस। डिस्काउंट अलाउड एज अ ट्रेड प्रैक्टिस, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और यदि आप बल्क में क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं सप्लायर से एज ए बायर, तो सप्लायर आपको एक डिस्काउंट और ऑफर कर सकता है जिसको कहा जाएगा क्वांटिटी डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट। राइट, ये भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड फॉर बल्क परचेज। बल्क में परचेज कर रहे हैं तो सप्लायर ने और डिस्काउंट आपको ऑफर कर दिया। उस डिस्काउंट को टेक्निकली हम कहेंगे क्वांटिटी या बल्क डिस्काउंट। ट्रेड प्रैक्टिस के रूप में डिस्काउंट ऑफर किया है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। राइट, तो परचेज प्राइस में से, इनवॉइस प्राइस में से, लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले आपको माइनस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा क्वांटिटी डिस्काउंट, और तीसरा रॉ मटेरियल परचेज करने के पर्पस से यदि गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव ऑफर किया है तो वो भी माइनस हो जाएगा। राइट, तो सब्सिडी, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स दैट इज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट या फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ये हम माइनस करेंगे। उसके बाद क्या होगा? लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो सकते हैं। हालांकि मैंने यहां पे रोड टैक्स और टोल टैक्स लिखा है, इससे पहले मैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी लिख सकता हूं या फ्रेट भी लिख सकता हूं। रोड टैक्स हमें पे करना होगा एज ए बायर, एज ए परचेजर। टोल टैक्स यदि हम लेके आ रहे हैं, मतलब रोड से लेके आ रहे हैं, तो टोल टैक्स पे करना हो सकता है, रोड टैक्स पे करना हो सकता है एज ए बायर, वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद IGST लग सकती है, CGST लग सकती है, SGST लग सकती है। राइट, IGST, SGST, CGST तभी हम ऐड करेंगे यदि हमने रॉ मटेरियल परचेज करते हुए IGST पे किया, रॉ मटेरियल परचेज करते हुए हमने SGST या CGST हमने पे किया, और उसका हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया एज ए बायर, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया एज ए बायर, उसके बाद ही हम ऐड करेंगे, उसके बाद ही परचेज कॉस्ट का ये पार्ट बनेगा। बात समझ पा रहे हैं? यदि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है, जो भी हमने IGST, CGST, SGST पे की है रॉ मटेरियल परचेज करते हुए एज ए बायर, एज ए परचेजर, और उसका हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल करना है आने वाले टाइम में, तो उस टाइम
फिर आप यहां पर इसको ऐड नहीं करेंगे, परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी मैंने माना है, ऐड करा है, तो मैंने माना कि आईटीसी हमने अवेल नहीं किया है एज ए बायर, एज ए परचेजर ऑफ द रॉ मटेरियल। यहां लिख भी दिया है मैंने इसी बात को। ओनली व्हेन आईटीसी, आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड बाय द बायर, तभी ऐड करेंगे। यदि आईटीसी अवेल कर लिया है बायर ने, परचेजर ने, तो फिर आईजीएसटी, एसजीएसटी या सीजीएसटी ऐड नहीं होगी। और सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बीसीडी के केस में, इंपोर्ट ड्यूटी के केस में, या जिसको हम बेसिक कस्टम ड्यूटी भी कह सकते हैं। इट इज पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसके रिगार्ड में कोई क्रेडिट हमें नहीं मिल रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी के रिगार्ड में हमें कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये परचेज कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी बीसीडी। फिर इंश्योरेंस चार्जेस या ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड करेंगे आप, वो भी परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कमीशन या ब्रोकरेज आपने पे की है एज ए बायर, वो भी परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जैसे मैंने कहा था फ्रेट इनवर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हम इसको कह सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी इसमें आ जाएंगे। और यदि हमने स्पेसिफिकली कंटेनर में रॉ मटेरियल परचेज करा है और वो कंटेनर हमें रिटर्न नहीं करना, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट भी परचेज कॉस्ट का ही पार्ट मानी जाएगी। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ कंटेनर मैंने ऐड किया, और इनके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस या चार्जेस होंगे वो भी आप ऐड करेंगे। अदर चार्जेस इफ एनी रिलेटेड टू परचेजेस ऑफ दी मटीरियल्स। बात समझ गए ना? यस सर। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? ये स्टेटमेंट आप प्लीज बना लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इफेक्टिव क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या? इफेक्टिव क्वांटिटी, जिसको आप क्वांटिटी अवेलेबल भी कह सकते हैं। इफेक्टिव क्वांटिटी या क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो भी आपने क्वांटिटी परचेज की है सप्लायर से, उसको बेस लेंगे। अब आप सप्लायर से फैक्ट्री तक, सप्लायर से स्टोर रूम तक रॉ मटेरियल को लेके आ रहे हैं, तो नॉर्मल ब्रेकेजेस हो सकती है, इवेपोरेशन हो सकता है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल एज सच नहीं है, राइट? उसको आप डेटा कर देंगे, जिसको हम शॉर्टेज भी कह सकते हैं, शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस या नॉर्मल लॉस कह सकते हैं। वो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद इतनी क्वांटिटी हम रिसीव कर सकते हैं अपने फैक्ट्री गेट तक। रॉ मटेरियल हमने सप्लायर से परचेज किया, इतनी क्वांटिटी हमने परचेज करी। अब हम लेके आ रहे हैं ट्रक के थ्रू, टेम्पो के थ्रू, तो नॉर्मल ब्रेकेजेस हो सकती हैं, इवेपोरेशन हो सकता है यदि लिक्विड फॉर्म में है रॉ मटेरियल, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है एज ए बायर, एज ए परचेजर। वो होना ही होना है, तो वो हम डिडक्ट कर देंगे। बाकी जो क्वांटिटी आएगी वो फैक्ट्री गेट तक होगी। उसके बाद और भी लॉस हो सकता है नॉर्मल रीजंस की वजह से, तो उसको हमें और माइनस करना होगा, जिसको मैंने यहां पर लिखा है प्रोविजन फॉर फर्दर लॉस। जैसे ही वो माइनस होगा, उसके बाद जो क्वांटिटी हम रिसीव करेंगे, बची कुची जो क्वांटिटी होगी, उसको कहा जाएगा इफेक्टिव क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स या क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ मटेरियल्स, राइट? इसको आपने ए मानना है, और इससे पहले आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है, सॉरी, इसको आपने ए मानना है, और जो क्वांटिटी है, इफेक्टिव क्वांटिटी है, क्वांटिटी अवेलेबल है, उसको बी मानना है। इस तरीके से आप फाइनली कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट कौन सी होगी? ये मटेरियल कॉस्ट होगी, मटेरियल परचेज कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? एक बार जल्दी से और देख लेते हैं। रॉ मटेरियल जो भी आपने परचेज करा है, उसके बाद उसकी कॉस्ट आप असरटेन करना चाहते हैं, उसी को कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स, राइट? इसको कैलकुलेट करने के लिए, मटेरियल रिसीट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मटेरियल रिसीट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट बनानी होगी। परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। ट्रेड प्रैक्टिस के रूप में यदि सप्लायर डिस्काउंट ऑफर करता है तो उसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे ही लिखना बहुत फायदा रहेगा आपका। उसके बाद
यदि बल्क क्वांटिटी परचेज करने के लिए डिस्काउंट ऑफर किया है सप्लायर ने तो उसको कहा जाएगा क्वांटिटी डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट। और यदि गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और सोर्स के थ्रू आपको सब्सिडी मिल गई है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, राइट, या कोई ग्रांट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, या इंसेंटिव गवर्नमेंट से मिल गया है रॉ मटेरियल परचेज करने के रेस्पेक्ट में, तो वो भी माइनस हो जाएगा। फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स आप जो पे कर रहे हैं एज ए बायर, आईजीएसटी, एसजीएसटी या सीजीएसटी आप पे ऐड करेंगे तभी परचेज कॉस्ट का पार्ट होगी, तभी यदि आईटीसी अवेल नहीं किया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, यदि आप रॉ मटेरियल आउटसाइड इंडिया से परचेज करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जिसको टेक्निकली बेसिक कस्टम ड्यूटी कह सकते हैं, और इसका क्रेडिट यदि मिल नहीं रहा तभी ये परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इंश्योरेंस चार्जेस, जिसको ट्रांजिट इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, कमीशन या ब्रोकरेज बायर ने पे किया है वो भी परचेज कॉस्ट का पार्ट होगी। फ्रेट इनवर्ट, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, ड्रम्स भी हम कह सकते हैं, कंटेनर्स वर्ड की जगह एक और वर्ड आ सकता है ड्रम्स, या अदर एक्सपेंसेस इफ एनी रिलेटेड टू परचेजेस, इन सभी का सम करेंगे ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स। इसको कहा जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर कर ली। आगे बढ़ते हैं, अब हमें इफेक्टिव क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की अवेलेबल है हमारे पास इस स्टोर रूम में, उसको हमें कैलकुलेट करना है। क्वांटिटी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद शॉर्टेज होगी, जैसे ही हम सप्लायर से रॉ मटेरियल को ट्रक में लोड करेंगे उसके बाद फैक्ट्री गेट पर अनलोड करेंगे तो नॉर्मल रीजंस की वजह से नॉर्मल लॉस होना ही होना है, नॉर्मल ब्रेकेजेस, नॉर्मल इवेपोरेशन एसेट्रा, तो उस पर हमारा एज ए बायर कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल रीजंस की वजह से लॉस होगा। उसको जैसे ही माइनस करेंगे बाकी क्वांटिटी आप रिसीव कर लेंगे, ये वाली कहां पर, फैक्ट्री गेट तक। उसके बाद भी और लॉस हो सकता है जिसको मैंने कहा है प्रोविजन फॉर फर्दर लॉस, इफ एनी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इफ एनी गिवन इन क्वेश्चन, इफ एनी, वो और माइनस करेंगे गिवन इन क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया। इफेक्टिव क्वांटिटी या क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ मटेरियल आ जाएगी, और कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हैं मटेरियल परचेज करने की, तो जो कॉस्ट है उसको क्वांटिटी अवेलेबल से डिवाइड करके निकाला जा सकता है। कैश डिस्काउंट यदि होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, वो परचेज कॉस्ट में से डिडक्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनेंस चार्जेस होता है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस होते हैं। कैश डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे हम, परचेज कॉस्ट का ये पार्ट नहीं होगा कैश डिस्काउंट, ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इग्नोर्ड बिकॉज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। अबनॉर्मल कॉस्ट या अबनॉर्मल चार्जेस होंगे किसी भी चैप्टर में, अबनॉर्मल रीजंस की वजह से यदि आपको नुकसान झेलना पड़ता है, कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है, तो वो किसी भी चैप्टर में हो उसको आप डायरेक्टली कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। यहां भी वही है, abnormal cost या charges not included with the cost of material purchases, not included, not included, right। कैश डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे परचेज कॉस्ट निकालते हुए, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज निकालते हुए। abnormal कॉस्ट या चार्जेस को इग्नोर करेंगे, इसमें डैमरेज चार्जेस हो सकता है, ट्रांसपोर्टर लगाएगा पेनल्टी या फाइन लगाएगा यदि आपने लोड करने और अनलोड करने में डिले कर दिया है, तो उसको कहा जाएगा टेक्निकली डैमरेज, राइट। डिटेंशन चार्जेस, यदि आपने रूल फॉलो नहीं करे हैं, जो रूल आपको फॉलो करने थे रॉ मटेरियल परचेज करते हुए, लोड अनलोड करते हुए, राइट, ले जाते हुए, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी होगी वो आप पर पेनल्टी इंपोज कर सकती है, जिसको कहा जाएगा डिटेंशन चार्जेस या फाइन्स। पेनल्टी ऑफ एनी टाइप, ये सब अबनॉर्मल कॉस्ट हैं, इनको हमें इग्नोर करना होगा परचेज कॉस्ट निकालते हुए, राइट। आगे रिटर्नेबल कंटेनर्स, यदि हम रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं कंटेनर्स में और जैसे ही वो कंटेनर हमारे खाली हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हम यूज कर लेंगे फैक्ट्री में, कंटेनर का कोई काम नहीं होगा हमारे लिए एज ए बायर, एज ए परचेजर, तो वो कंटेनर यदि रिटर्नेबल कंटेनर है और उनकी कॉस्ट यदि सप्लायर हमें रिफंड करेगा, तो उस केस में कंटेनर की कॉस्ट को हम परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यस।
तो रिटर्नेबल कंटेनर्स not considered with the purchase cost if containers are returned and their cost are refunded। बात समझ पा रहे हैं? उस केस में परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। एक और बात, कभी कभी ऐसा होता है अमाउंट ऑफ रिफंड, जितना भी अमाउंट रिफंड करा है कंटेनर के रिस्पेक्ट में, आपने कंटेनर रिटर्न करे, सप्लायर ने आपको कुछ अमाउंट रिफंड किया, राइट? वो अमाउंट और जितना अमाउंट आपने पे किया था, तो अमाउंट रिफंड कम है, लेस देन दी अमाउंट पेड, तो जो शॉर्टफॉल होगा उसको परचेज कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यस। जैसे मान लेते हैं आपने पे किया कंटेनर के रेस्पेक्ट में, कॉस्ट ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आऊंगा। ये है 100 रुपीज और अमाउंट ऑन रिटर्निंग कंटेनर्स, दैट इज रिफंड भी हम कह सकते हैं। ये है 70 रुपीज, मतलब हमने 100 रुपये पे किए और वापस हमारा कितना हुआ है? केवल 70 रुपीज। तो जो 30 रुपीज का गैप है, इसको परचेज कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यस। कैसे करेंगे इसकी ट्रीटमेंट? कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स आप ऐड कर देना और लास्ट में आप माइनस कर सकते हैं अमाउंट ऑन रिटर्निंग कंटेनर्स, दैट इज रिफंडेबल अमाउंट 70 रुपीज। तो 30 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा परचेज कॉस्ट निकालते हुए। ठीक है, इसके बाद अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। हमने फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 13 पर, राइट? एग्जाम में आ चुका है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टेट हाउ द फॉलोइंग आइटम्स आर ट्रीटेड इन अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। डिटेंशन चार्जेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इग्नोर करेंगे, नॉट कंसिडर्ड ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना? ऐड नहीं करेंगे, परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। डैमरेज भी परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये अबनॉर्मल कॉस्ट है, राइट? ये दोनों अबनॉर्मल कॉस्ट हैं। अबनॉर्मल, अभी मैं लिखवा देता हूं, डोंट वरी। अबनॉर्मल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स, रिटर्नेबल कंटेनर्स की कॉस्ट को हम परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं। यदि शॉर्टफॉल है तो वो ऐड हो जाएगा। सीजीएसटी का यदि हमने क्रेडिट अवेल नहीं करा है तब जाकर ये परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगी। यदि क्रेडिट अवेल कर लिया सीजीएसटी का तो फिर ये परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं मानी जाएगी। शॉर्टेज ड्यू टू अबनॉर्मल रीजंस, ये गुड यूनिट से हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? ये डायरेक्टली कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में। अभी मैं लिखवा भी देता हूं, ऐसा करता हूं ना, लिखवा ही देता हूं, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, ठीक है? चलिए, इसके बाद फिर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 14th, ये हम कवर करेंगे। 15 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी तारीफ करूं इस क्वेश्चन की उतनी कम है क्वेश्चन 15th की। चलिए, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं 13th क्वेश्चन कवर करा देता हूं। क्वेश्चन 13, तो पहला पार्ट है डिटेंशन। मेरे साथ साथ लिखना प्लीज। डिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। एक सेकंड बच्चों रुक जाइएगा, एक सेकंड बच्चों रुक जाइएगा। डिटेंशन चार्जेस, राइट? अब ठीक है ना? डिटेंशन चार्जेस या फाइन्स लिखिए प्लीज। दे आर
imposed for non-compliance of rule oblique law by any गवर्नमेंट अथॉरिटी एजेंसी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज एन abnormal कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, परचेज कॉस्ट निकालते हुए ये ध्यान रखना है कि डिटेंशन चार्जेस abnormal कॉस्ट है, abnormal कॉस्ट एंड not included in purchase cost. That's it. नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज डैमरेज। जैसा मैंने आपको बताया अभी वर्बली कि जो ट्रांसपोर्टर होता है वो लोड करते हैं, अनलोड करते हुए आपने डिले कर दिया, लोडिंग अनलोडिंग में आपने डिले कर दिया, तो जो ट्रांसपोर्टर है वो आप पर फाइन या पेनल्टी इंपोज कर सकता है, जिसको हम टेक्निकली डैमरेज कहते हैं, राइट। तो लिखिएगा, इट इज अ पेनल्टी, इट इज अ पेनल्टी imposed by the transporter for delay in uploading और offloading कह सकते हैं, offloading, uploading और offloading of materials, comma, it is an abnormal cost। ये एक हमारी abnormal cost है और abnormal cost परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी, एंड not included in purchase cost, not included in purchase cost, that's it। एक और पार्ट हम डिस्कस करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स, ठीक है। लिखेगा, इफ द containers are returned by the purchaser and their cost are refunded, then cost of containers should not be considered in the परचेज कॉस्ट, फुल स्टॉप। यदि कंटेनर आपने रिटर्न कर दिए और रिफंड हो गया अमाउंट, तो फिर तो परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक और पार्ट इसी में डिस्कस करते हैं, इफ द अमाउंट
if the amount of refund on returning the containers is less than the amount paid, then only the shortfall is added with the cost of purchase. फुल स्टॉप। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, CGST की बात करते हैं अब हम। फोर्थ पार्ट है CGST, राइट? इट इज excluded from the cost of purchase if input tax credit is available for the same. That's it. नेक्स्ट पार्ट है शॉर्टेज ड्यू टू, नॉर्मल था अबनॉर्मल था? शॉर्टेज ड्यू टू अबनॉर्मल रीजंस। ओके, शॉर्टेज ड्यू टू अबनॉर्मल रीजंस। तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। It is directly transferred to costing P&L account and cannot be recovered from the customers, yes, customer at all, customer, एक सेकेंड, customer at all, फुल स्टॉप। किसी भी चैप्टर में अब नॉर्मल रीजंस की वजह से यदि आपको लॉस होता है तो उस लॉस को आप कस्टमर से रिकवर्ड चार्ज या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, गुड यूनिट से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। जल्दी से प्लीज नोट डाउन करें। आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल्स ए एंड बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। केमिकल ए आपने परचेज किया, केमिकल ए परचेज किया है 10,000 यूनिट्स, केमिकल ए परचेज आपने किया है 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, दैट इज 1 लाख रुपीज। इसको हम परचेज प्राइस कह सकते हैं, इनवॉइस प्राइस कह सकते हैं, लिस्ट प्राइस कह सकते हैं। केमिकल बी के रिगार्ड में 8,000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ ₹13, दैट इज 1,04,000। बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%। क्रेडिट इज नॉट अलाउड। जब क्रेडिट अलाउड नहीं है इसका मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी को आप परचेज कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, राइट। रेलवे फ्रेट हमें दिया हुआ है, कंबाइन दिया हुआ है ए और बी का, दोनों का। रेलवे फ्रेट किसके बेस पर लगेगा? भाड़ा किराया, क्वांटिटी या वेट के बेस पर। शॉर्टेज ऑफ 500 यूनिट्स इन केमिकल ए एंड 320 यूनिट्स इन केमिकल बी इज नोटिस्ड ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस, जिस पर हमारा कोई एज सच कंट्रोल नहीं है एज ए बायर, एज ए परचेजर। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट पर यूनिट ऑफ ईच केमिकल assuming a provision of 2% for further deterioration। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये, आ जाइए प्लीज।
क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लें। यस, वर्किंग नोट बना लेते हैं, या कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं, पहले कॉस्ट ही निकाल लेते हैं। लिखिए सबसे पहले स्टेटमेंट, जल्दी से करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग। इस सेशन में इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, राइट। स्टेटमेंट शोइंग रेट पर यूनिट ऑफ ईच केमिकल। particulars केमिकल ए, केमिकल बी। तो सबसे पहले परचेज प्राइस हम लिख देते हैं ₹1,00,000 और ₹1,04,000, ये गिवन है क्वेश्चन में। प्लस बेसिक, अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट या सब्सिडी, इंसेंटिव या ग्रांट वगैरह कुछ नहीं है, टोल टैक्स, ये जो भी नहीं है, जो नहीं है उसको इग्नोर कर देते हैं। जो आइटम्स हमें गिवन है उनको कंसिडर करके सॉल्व करना है, कैलकुलेट करनी है परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल केमिकल ए और बी। बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 10,400, दोनों का सम करेंगे 20,400 आएगा। नेक्स्ट, रेलवे फ्रेट किसके बेस पर, यूनिट्स के बेस पर, 10,000 और 8,000। जितनी हम क्वांटिटी ज़्यादा लेके आएंगे तो फ्रेट वगैरह भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। कितना आएगा, ये था 3840 डिवाइडेड बाई 18 इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 2133 अप्रोक्स कर लेते हैं। और दूसरे में कितना आएगा, ये आ जाएगा 1707। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, तो आप लिख सकते हैं फाइनली टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल सम कर लेते हैं। ये तो सिंपल है, 1,12,133, इस केस में 1,16,107। ठीक है ना, यही आ रहा है ना, यस यही आ रहा है। इसको हम ए अज्यूम कर सकते हैं, लाइन ना ड्रॉ करके डायरेक्ट, और उसके बाद ना एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इफेक्टिव क्वांटिटी से, इफेक्टिव क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको कहा जाएगा रेट पर यूनिट। इसके लिए वर्किंग नोट फर्स्ट मैं बना देता हूं, ठीक है, दैट्स इट। इतना सा काम हमें करना है वर्किंग नोट फर्स्ट के फॉर्म में। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है ए और बी केमिकल के रेस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे क्वांटिटी परचेज्ड 10,000 यूनिट्स और 8,000 यूनिट्स माइनस शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस 500
और 320, ये आ गया 9500 और इधर आ जाएगा 8400, 7600 माइनस करेंगे प्रोविजन 4, फर्दर लॉस एट द रेट ऑफ 2%, ये कितना आएगा 190, तो ये आ गया। डिडक्ट कर लेते हैं, डिडक्ट भी करके लिख देते हैं, काम करते हैं, लिख देते हैं 9310। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफेक्टिव क्वांटिटी आ जाएगी हमारी 9310, 7680, 2%। ये तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 153.60 माइनस कर लेते हैं, ये आ गया 7526.40, दैट्स इट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वांटिटी इतनी है, इससे डिवाइड कर देंगे बस। ठीक है बच्चों, तो ये है कितना 9310 ना, और इधर 7526.40। चलो जी, तो ये आ जाएगा 9310 और इधर 7526.40, डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया 9310 से डिवाइड करके, ये आ गया 12 रुपी 4 पैसा कह सकते हैं ना। दूसरे केस में डिवाइडेड बाई 7526.4, ये आ गया 15 रुपीज़ 43 पैसा, है ना। चलिए जी, तो ये रेट हमने पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया है, इसी को आपको ध्यान में रखना है, यही हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही लिखा हुआ है। HBL लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट M which has a quarterly demand of 20,000 units. क्वार्टरली डिमांड है। Each product requires 3 kilogram and 4 kilogram of material X and Y respectively. Material X, ध्यान से देखिएगा प्लीज, material X is supplied by a local supplier and can be procured at factory stores at any time. Hence, no need to keep inventory for material X. मतलब कैरिंग कॉस्ट इस केस में 0 होगी। तो जो कैरिंग कॉस्ट है C इज इक्वल टू 0, हम इस तरीके से कर सकते हैं। C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 0 मान जाएगी, टोटलिटी में भी 0 आएगी, क्योंकि स्टोर रूम में इन्वेंट्री मेंटेन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत है तब हमें मटेरियल एक्स आसानी से मिल जाता है लोकल सप्लायर से। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया मटेरियल एक्स, हेंस नो नीड टू कीप इन्वेंट्री फॉर मटेरियल एक्स, दैट इज C इज इक्वल टू 0। मटेरियल Y इज नॉट लोकली अवेलेबल, it requires to be purchased from other states in a specifically design, मतलब स्पेसिफिकली डिजाइन ट्रक कंटेनर विद आ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। 10 टन्स का मतलब है 1 टन में 1000, मतलब 10,000। 10 टन्स का मतलब है 10,000 किलोग्राम्स आता है एक ट्रक में। ट्रक के कंटेनर में हम कितना लेके आ सकते हैं एक समय में, एक बार में, एक ऑर्डर में, राइट। 10,000 किलोग्राम या हम 10 टन्स कह सकते हैं। और परचेज करने की कॉस्ट, परचेज करने का प्राइस हमें गिवन है एक्सक्लूडिंग जीएसटी 140 रुपीज 640, राइट। जीएसटी का रेट है 18%। और फ्रेट पर ट्रिप, ध्यान से रीड करना प्लीज, फ्रेट पर ट्रिप एक बार लाने में 28,000। इसको हम एक तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, ऑर्डरिंग
कॉस्ट, इसको हम एक तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कह सकते हैं। कितना? 28,000। इस केस में नहीं है क्योंकि यहां पर लोकल सप्लायर से ही मिल जाता है। लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट मतलब सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, फैक्ट्री गेट तक आने से पहले ही कितना लॉस हुआ? 2%, राइट। उसके बाद जब आप उसको प्रोसेस करते हैं, लॉस इन प्रोसेस, वो भी 5% है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सर? वो ये कि चाहे लॉस ऑफ मटेरियल्स इन ट्रांजिट हो या लॉस इन प्रोसेस हो, दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं? दोनों के दोनों इस पर डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज ऑन परचेज क्वांटिटी, राइट। लॉस ऑफ मटेरियल्स इन ट्रांजिट 2% बेस्ड ऑन परचेज क्वांटिटी, लॉस इन प्रोसेस 4% and 5% respectively, again based on परचेज क्वांटिटी। और परचेज क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितना है अभी मैं बताऊंगा। अभी 20,000 यूनिट्स हम बनाएंगे एक क्वार्टर में, डिमांड है फिनिश प्रोडक्ट की, और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 किलोग्राम लगता है, और इस केस में लगता है 4 किलोग्राम। तो 20,000 इंटू में 4 करेंगे, दैट इज 80,000 यूनिट्स आएगा इन अ ईयर। इंटू में 3 करेंगे, 240 किलोग्राम्स ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा एक्स के केस में। और 80 इंटू में 4 दैट इज 3,20,000 किलोग्राम्स इन केस ऑफ मटेरियल वाई। अभी करते हैं, कंपनी हैज टू पे 15% पर एनम टू बैंक फॉर कैश क्रेडिट फैसिलिटी। इनपुट टैक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इनपुट क्रेडिट अवेलेबल, अब जब इनपुट क्रेडिट अवेलेबल हो गया तो जीएसटी परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर केजी और मटेरियल एक्स एंड वाई, और उसके बाद हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करना है फॉर बोथ दी मटेरियल्स। आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ जाइएगा प्लीज। तो क्वेश्चन है 15th, क्वेश्चन 15th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे इस केस में और लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव क्वांटिटी ऑफ materials, effective quantity of materials, मटीरियल X और मटीरियल Y। थोड़ा स्पीडली काम करूंगा बच्चों मैं, तो मेरे साथ साथ ही आप लिखते रहना। इतनी स्पीड भी मेंटेन नहीं की हुई है मैंने कि आप ना लिख पाएं, समझ ना पाएं। चलिए, तो हम लिख सकते हैं मटीरियल कंज्यूम्ड, मटीरियल कंज्यूम 3 किलोग्राम्स और 4 किलोग्राम। एक काम करते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं, मटीरियल कंज्यूम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं टोटल मटीरियल कंज्यूम्ड पर एनम। देखिए, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना। 3 किलोग्राम इंटू में 20,000 इंटू में 4 क्वार्टर्स, समझ में आ गया होगा। 20,000 फाइनल प्रोडक्ट की यूनिट है एक क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर मतलब होते हैं पूरे साल में 80,000 यूनिट्स आ गई। इनटू में 3 kg दैट इज 240,000 किलोग्राम्स। दूसरे केस में आ जाते हैं, 4 kg इनटू में 20,000 इनटू में 4 क्वार्टर्स, क्योंकि हमें तो ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करना है। 3,20,000
240,000 किलोग्राम्स। ठीक है, तो 240,000 किलोग्राम्स, 320,000 किलोग्राम्स, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस करेंगे हम लॉस इन ट्रांजिट। ये प्लस क्यों कर रहे हैं सर, ये तो लॉस हुआ है, माइनस होना चाहिए। अभी बताते हैं बच्चों। 2% ऑन परचेज क्वांटिटी को मैंने शॉर्ट में कर दिया, प्लस लॉस इन प्रोसेस। टू परसेंट है और 4 और 5 है, 4% और 5% ऑन परचेज। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आते हैं, डोंट वरी कि सर आप दोनों को प्लस क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो सकता है, उसका मैं आंसर करूंगा। परचेज, परचेज क्वांटिटी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जरा एक काम करते हैं, उसको समझने से पहले इस बात को समझते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने परचेजेस की होंगी, यस शुरू में। इसके अलावा कंजम्पशन हमें यहां मालूम होगा, तो परचेजेस, ये मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, परचेजेस मेरी शुरू में है, कंज्यूम्ड मुझे लास्ट में मालूम पड़ेगा। यस सर, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब लॉस हुआ, लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है जी, रास्ते में नुकसान हो गया, प्रोसेस करते हुए नुकसान हुआ, लॉस इन प्रोसेस, लॉस इन प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये लॉस है, ये भी लॉस है। ठीक है, दोनों लॉस हैं, तो ये कितना होगा ये मालूम नहीं है। परसेंटेज वाइज देखें लॉस कितना है, ये मैं मटेरियल एक्स का ले लेता हूं या मटेरियल वाई का लेता हूं, क्योंकि एक्स में वो नहीं है ना, मटेरियल वाई का कंसीडर करता हूं मैं। ये है 2% और ये है 5% ना, मटेरियल वाई का 5%, 2% और 5% मैंने लिया, ये मटेरियल वाई के केस की बात कर रहा हूं मैं, मटेरियल वाई की बात कर रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, मटेरियल वाई की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये है कि परचेजेस कितनी है शुरू में, परसेंटेज वाइज यदि हम देखें तो ये परसेंटेज वाइज है, ये परसेंटेज वाइज है, और ये 2% भी परचेज क्वांटिटी पर बेस्ड है, ये 5% भी परचेज क्वांटिटी पर बेस्ड है, राइट। कंज्यूम्ड हमारी कितनी है वो मालूम नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, परचेज क्वांटिटी को पी क्यू हम मान लेते हैं, से का मतलब मानना, अज्यूम कर लेना। अब बताइए लॉस इस क्वांटिटी में से 2% लॉस्ट हुई है, तो 2% ऑफ पी क्यू, क्योंकि 2% भी किस पर बेस्ड है, परचेज क्वांटिटी पर, माइनस 5% ऑफ पी क्यू। अब हमें इक्वल का साइन तो करना लिखना होगा, यस सर। चलिए जी मैंने लिख दिया, ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा बच्चों, इक्वल का साइन तो हमें लिखना होगा। तो बताइए मटेरियल कंज्यूम कितना है, मटेरियल कंज्यूम हमें मालूम है 3,20,000, ठीक है ना, किलोग्राम्स। ये कहाँ है सर, ये देखिए, हमें फाइनल प्रोडक्ट की 80,000 यूनिट्स बनानी है। 80,000 कैसे आई वो भी बता दो। एक क्वार्टर में 20,000, 4 क्वार्टर में कितनी होंगी मिलाकर 80,000 यूनिट्स हमें फिनिश प्रोडक्ट की बनानी है। एक यूनिट बनाने के लिए 4 किलोग्राम मटेरियल कंज्यूम होता है, तो 80,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 3,20,000 मटेरियल कंज्यूम होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर होगा, तो वही तो मैंने लिया। तो इसका मतलब कंज्यूम्ड हमें गिवन है पहले से ही 3,20,000। पी क्यू हमें मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, पी क्यू एज इट इज रखो, माइनस 0.02 पी क्यू माइनस 0.05 पी क्यू, यस सर। और ये है 3,20,000,
पी क्यू सभी में कॉमन है, हाँ जी, तो पी क्यू मैंने लिया यहाँ 1 माइनस 0.02, 0.05 मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, तो आप पी क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 3,20,000 डिवाइडेड बाई 1, ये आ गया कितना 7, दैट इज 0.93, ठीक है 0.93। तो ये आ गया कितना 3,44,086 किलोग्राम। ये हमने अप्रॉक्स किया है, लिख भी देता हूं मैं ब्रैकेट में अप्रॉक्स, ठीक है। तो 3,44,086 किलोग्राम्स ये मटेरियल वाई की है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, मटेरियल वाई के केस में 3,44,086 किलोग्राम, राइट। अब देख लेते हैं 3,44,086 इसका 2% कर लेते हैं, आएगा 6,88,1.72, तो इसको अप्रोक्स करके लिख देते हैं 6,88,2 आ गया किलोग्राम्स, ठीक है जी। इसी का 5% कर लेते हैं, 3,44,086 का 5%, तो ये आ गया 17,204 कहना सही रहेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है ना मैंने कैसे निकाला है, मैं एक बार दोबारा बता दूं, 3,44,086 इंटू में 2%, 3,44,086 इंटू में 5%, ठीक है, तो 17,204 ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस साइड आ जाते हैं, यहां तो है नहीं। अब एक और बात, इसको y के केस में कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना, इसको आप 2,40,000 मानो, मटेरियल परचेज शुरू में 100% मान लो, ये परचेज है, ठीक है क्वांटिटी, और कितना लॉस हुआ 4% लॉस हुआ, तो कितना हो गया 2,40,000 डिवाइडेड बाई 96%, ठीक है ना, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 96%, दैट इज 2,50,000। और यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप वर्किंग नोट बना सकते हैं जैसा मैंने अभी आपके लिए बनाया। इसका 4% करेंगे तो 10,000 आएगा, वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक है ना। 2,40,000 प्लस 10,000 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो परचेज क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली, परचेज क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए भी परचेज क्वांटिटी का यूज होगा, और जब हम परचेज कॉस्ट निकालेंगे तब भी परचेज क्वांटिटी का तो यूज होगा ही होगा। ये वर्किंग नोट था जो मैंने आपके लिए बनाया, ठीक है, देख लीजिए प्लीज। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इफेक्टिव क्वांटिटी या क्वांटिटी अवेलेबल या परचेज क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम मेन रिक्वायरमेंट पर आते हैं, दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी स्टेटमेंट showing cost per kg of material X and material Y। तो ये मटेरियल X की बात कर लेते हैं हम, और इस साइड में मटेरियल Y की बात करते हैं, मटेरियल X और Y, ठीक है। तो देखिएगा प्लीज, परचेज क्वांटिटी सी वर्किंग नोट फर्स्ट 2,50,000 किलोग्राम्स, मेरे साथ साथ ही लिखते रहना प्लीज, 3,44,086 किलोग्राम्स इनटू में रेट पर केजी 140, 640, तो 2,50,000
इंटू में 140, काफ़ी बड़ा अमाउंट आ रहा है, 350 लैक्स, ठीक है, 3,50,00,000 हम कह सकते हैं, ठीक है ना। यस, लिखा मैंने, ठीक है। इंटू में 640, ये है 220215,040। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो 2220215040, बिल्कुल ठीक किया है। अब बढ़ते हैं आगे, इसको कहा जाएगा परचेज प्राइस या कॉस्ट, वर्ड भी हम कह सकते हैं, फ्रेट आ जाते हैं। सी वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, ट्रक वगैरह के थ्रू आ रहा है, यहाँ तो है नहीं इसमें, और तो कुछ है नहीं जी, तो लिख सकते हैं अब आप टोटल कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स, इसको सिंपली आप डिवाइड कर देंगे नेट क्वांटिटी, सिंपली आप डिवाइड कर देंगे नेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। और नेट क्वांटिटी हमने कितना रिसीव किया, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। वो अलग बात है कि हमने परचेज किया 2,50,000, मटीरियल एक्स की बात करूं, वो अलग बात है कि हमने सप्लायर से परचेज करा 2,50,000, इतना हमने सप्लायर से परचेज करा, लेकिन बच्चों इतना लॉस भी तो हो रहा है, तो हमारी नेट क्वांटिटी तो यही होगी ना। इतना हमने सप्लायर से परचेज किया इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, तो हमने तो ये कंसिडर करना है ना। यस, नेट इफेक्टिव क्वांटिटी ये है हमारी 2,40,000 किलोग्राम्स, और दूसरे केस में 3,20,000 किलोग्राम्स, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2,40,000 किलोग्राम्स और 3,20,000 किलोग्राम्स। अब रेट आपको निकालना है, या कॉस्ट में कह सकता हूं, तो यहां लिख सकते हैं कॉस्ट पर केजी, दैट्स इट, कॉस्ट पर केजी। तो हम फ्रेट निकाल लेते हैं पहले, 28,000 है एक ट्रक का, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट 2 बनाकर नंबर ऑफ ट्रक्स निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड। एक बार में कितना आ सकता है, 10 टन, दैट इज 10,000 किलोग्राम। मंगवाना कितना है हमें, 3,44,086 किलोग्राम्स, ये परचेज क्वांटिटी है। इतना सप्लायर से हमने परचेज करा, और ट्रक्स में आएगा 10 टन्स इनटू में 1,000 किलोग्राम्स, ठीक है। तो बच्चों ये आएगा 34.4086 ट्रक्स। क्या ट्रक्स पॉइंट्स में होते हैं 30, वैसे मैथमेटिकली देखें तो 34 ट्रक्स कहेंगे, लेकिन 34 ट्रक्स से बात नहीं बनेगी, हमें इसको लॉजिकली प्रैक्टिकली 35 ट्रक्स करना होगा, ठीक है। आप ये मत कहना सर पॉइंट के बाद 40 है तो आप 34 ही रहने देना, मैथमेटिकली 35 आपने कैसे कर दिया। पॉइंट के बाद यदि 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तब एक्सटेंड करते हैं, तब 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो सर आपने तो बिना इसको कंसिडर करे इंक्रीज कर दिया। बच्चों 34 ट्रक्स से बात नहीं बनेगी, इसीलिए हमें लॉजिकली प्रैक्टिकली इस केस में 35 ट्रक्स करना होगा। एक ट्रक की कॉस्ट कितनी है, 28,000। तो हम यहां फाइनली लिख सकते हैं 35 ट्रक्स इनटू में 28,000, ठीक है। ये रुपीज है 28,000, अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा भाई बच्चों। तो ये आ गया 9,80,000। ये वाई के केस में है केवल, क्योंकि मटेरियल एक्स को आप लोकल सप्लायर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उसके केस में कोई कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है।
तो 9,80,000 आप यहाँ लिख देंगे। और बच्चों इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ये तो सेम आएगा 350 लैक्स 220215040 प्लस 9,80,000 211,95040 211,95040 ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3,20,000 से, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 220215040 प्लस 9,80,000 टू, अच्छा 22 है बच्चों, ये 2211,95040, अच्छा 2211,95040 डिवाइडेड बाई 3,20,000, तो ये आ गया 691.23 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। दूसरे केस में चेक करते हैं, 350 डिवाइडेड बाई 2,40,000, तो ये आ गया, ये काफ़ी कम है, 145.83, कॉमन नहीं है कुछ इसमें। तो इस तरीके से आप कॉस्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट आपने कर ली। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट पर। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट पर आते हैं। और सेकंड रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की है, यस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए जी, तो मटेरियल एक्स मटेरियल वाई लिखते हैं, एनुअल परचेजेस 2,50,000 किलोग्राम्स और 3,44,086 किलोग्राम्स। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हम कह सकते हैं एक तरीके से, मैंने लिखवाया भी था क्वेश्चन में भी रीड कराते हुए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इस केस में है नहीं, इस केस में 28,000 है। और कॉस्ट पर केजी ये हमने अभी कैलकुलेट करी, 145.83 और 691.23 691। ठीक है, अब आप कैरिंग कॉस्ट 15% है, एक बार मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, यस 15% है। तो देखिएगा यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब यदि मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कहूँ नॉट कॉम्प्यूटेड, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमारी जीरो होगी, कैरिंग कॉस्ट हमारी जीरो होगी। यहाँ पे डैश ना लिखकर जीरो लिखिए प्लीज। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट ना यहाँ पर हमारी जीरो है, तो इसलिए जीरो है तो इसका मतलब नॉट कॉम्प्यूटेड होगा। इस केस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। तो 2 इंटू में 3,44,086, ऑर्डरिंग कॉस्ट 28,000 और कैरिंग कॉस्ट 691.23 इंटू में 15%। कितनी आएगी वो जरा चेक कर लेते हैं, 691.23 इसका 15% करेंगे तो ये आ गया 103.6848 आ रहा है। चलो इतना कर सकते हैं, कोई नहीं, इंटू में 28,000 डिवाइडेड बाई 103.68, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, यस तो ये आ जाएगा
13,632.64 kg, ठीक है। या आप इसको अप्रोक्स करके लिख सकते हैं 13,633 किलोग्राम्स। बस इतनी सी बात आपको प्लीज ध्यान में रखनी है। तो 13,633 किलोग्राम्स अप्रोक्स आ जाएगा। इस तरीके से ये एक और अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्लीज जल्दी से नोट डाउन करें, फिर मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आता हूं, मतलब बताता हूं लेके कहां से आऊंगा। चलिए अब देखिए, हम एबीसी एनालिसिस डिस्कस करते हैं। एबीसी एनालिसिस की हेल्प से हम डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल्स पर। एबीसी एनालिसिस की हेल्प से हम मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एबीसी एनालिसिस की हेल्प से हम मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल्स की 3 कैटेगरी बना सकते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में आने वाले मटेरियल की जो वैल्यू होगी लगभग 70% होगी, ऐसा आईसीआई ने बताया है। तो आईसीआई से मार्क्स लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 70% ही मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ए कैटेगरी में वो मटेरियल्स आएंगे जिनकी वैल्यू लगभग 70% है, जो आईसीआई ने मॉड्यूल में बताया है, ठीक है। आईसीआई ने मॉड्यूल में बताया है 70%, तो इसीलिए मैंने ए कैटेगरी में परसेंटेज ऑफ वैल्यू के सामने लिख दिया 70%। बी कैटेगरी में वो मटेरियल्स आएंगे जिनकी वैल्यू लगभग 20% होगी। सी कैटेगरी में वो मटेरियल्स आएंगे जिनकी वैल्यू लगभग 10% होगी। तो 70%, 20% और 10% ये वैल्यू है, वैल्यू। और ये लगभग मैं बोल रहा हूं बार बार। अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटी वाइज ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे महंगी चीज होती है वो कम होती है क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी कितना कंसीडर करेंगे, केवल 10, 20। और जो सबसे सस्ती चीज होती है आप देख सकते हैं वो ज्यादा होती है, आपके पास, मेरे पास, सभी के पास 70% क्वांटिटी है, यहां कंसीडर करनी होगी। और डिग्री ऑफ कंट्रोल, जो सबसे महंगी चीज होती है उस पर हम कंट्रोल या डिग्री ऑफ केयर भी ज़्यादा लगाते हैं। हाईएस्ट है, मॉडरेट और उसके बाद लो है। जो सस्ती चीज़ है उसको कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा खर्च भी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है एबीसी एनालिसिस। दिस सिस्टम एक्सरसाइजेस डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल्स। ए कैटेगरी में 70% वैल्यू, 20%, 10% क्वांटिटी। बी कैटेगरी में लगभग 20% वैल्यू और 20% ही क्वांटिटी। सी कैटेगरी में 70% वैल्यू, सॉरी 10% वैल्यू और क्वांटिटी सबसे ज्यादा 70%। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे एसोसिएटेड मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। एक मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है स्टडी मटेरियल का। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है 16th, लेकिन मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जो जुलाई में अभी आया था। जुलाई में एक क्वेश्चन आया था हमारा, और ये है क्वेश्चन 17th, राइट। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 17th डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट था जुलाई 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें। MM Limited has provided the following information about the items in its inventory. ओके, आइटम्स कोड नंबर हमें दिया हुआ है 101, 102, 103, 104, 105, 106 एसेट्रा। यूनिट्स हमें गिवन है 25 है, इसके बाद 300 है, 50 है, 75 है, 225 है, 75 है। यूनिट्स कॉस्ट हमें गिवन है जिसको हम परचेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, 50 रुपीज, 1 रुपी, 80 रुपीज, 8 रुपीज, 2 रुपीज, 12 रुपीज। MM लिमिटेड हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी, ये वाला जो पार्ट है इसको बहुत ध्यान से रीड करना है। MM लिमिटेड हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ क्लासिफाइंग द आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 15% और अबव ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज कैटेगरी ए। मैं इसको हाईलाइट करते हुए आपको समझाता हूं। देखिए,
जो इन्वेंट्री आइटम्स 15% और ज़्यादा होंगे इन्वेंट्री कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, उसको कैटेगरी ए में लाया जाएगा। आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 6% और लेस, 6% और लेस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, वो सी कैटेगरी होगी, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो है कैटेगरी बी। इसका मतलब 15% और उससे ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट होगी जिन आइटम्स की, वो सारे आइटम्स ए कैटेगरी के अंडर आएंगे। 6% और उससे कम कॉस्ट होगी इन्वेंट्रीज की, वो सी में आएंगे, और बाकी रिमेनिंग बी में आएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें रैंक असाइन करनी है। रैंक द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट परसेंटेज वाइज। सेकेंड पार्ट, classify the items into A, B and C categories as per ABC analysis of inventory control adopted by MM Limited। जुलाई 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है ये। चलिए जी, आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन 17 पर। 16th स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, सॉल्व है। तो मैं सबसे पहला पार्ट कर लेता हूं, स्टेटमेंट। statement showing rank of each item on the basis of percentage of total inventory, टोटल इन्वेंट्री। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आइटम्स कोड नंबर 101, 102, 103, 104, 105, और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको भी विजिबल हो। इसके बाद यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स में आई थिंक 25 है, 300 है, 50, 25, 300, 50, 75, 225 और लास्ट में 25, सॉरी 75, अगेन 75 है, राइट सर। तो ये भी 75 है, ठीक है। अब आप यूनिट कॉस्ट लिखेंगे, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 50 रुपीज, 1 रुपी, 80 रुपीज, 8 रुपी, 2 रुपी, 12 रुपीज, ठीक है। अब आ जाते हैं टोटल इन्वेंट्री। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई करके ही तो लिखना है केवल। हाँ जी सर। तो 25 यूनिट्स इंटू में 50 रुपीज, दैट इज 1250, ठीक है जी। इसके बाद तो 300 आएगा, सिंपली 400 आएगा, हाँ जी। 75 इंटू में 8 करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, ये 4000 आएगा, और ये आएगा 600, और ये 450, 75 इंटू में 12 करेंगे दैट इज 900 आ जाएगा फाइनली, राइट। इन सभी का सम करेंगे तो 900, 450, 600, 4000, 1550, दैट इज 7500। तो ये आ जाएगा 7500। अब आप परसेंटेज निकाल लेते हैं, है ना, परसेंटेज के बेस पर कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ, एक और कॉलम बनाएंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, लास्ट में रैंक्स का कॉलम बना सकते हैं। अब देखिए
7500 में से 1250 डिवाइडेड बाई 7500 है, दैट इज ये आ गया 16.67%। हम अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं। 300 डिवाइड बाई 7500 परसेंटेज वाइज 4%, और 4000 डिवाइड बाई 7500 दैट इज ये है 53, सबसे ज़्यादा है ये 53.33%। इसके अलावा 8% आ जाएगा, क्योंकि 300 का 4% है तो इसका 8% आएगा। एक सेकेंड, 0.00%। फिर 450 डिवाइडेड बाई 7500 दैट इज 6%। 900 डिवाइडेड बाई 7500 दैट इज 12%। और इन सभी का हम सम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 100% ही आएगा। ठीक है, तो 16.67, 4%, 53.33%, 8%, 6%, 12%। अब रैंक सबसे 1 किसको दी जाएगी? रैंक 1। यदि हम रैंक 1 की बात करें, रैंक 1 इसको, इसके अलावा रैंक 2, ओके जी सर, 3 ओके सर, 4 ओके सर, 5 एंड देन 6। ठीक है, रैंक उसने पूछी थी, हमने रैंकिंग दे दी है। रैंकिंग किसके बेस पर? परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के बेस पर हमें रैंक देनी है, वो हमने यहां पर प्रोवाइड कर दी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गई सेकंड, सिक्स, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। statement showing A, B and एक सेकेंड, कैटेगरीज using ABC analysis, using using ABC analysis। ठीक है, तो कोड, आइटम कोड नंबर पूरे लिख देते हैं, क्विकली लिखते हैं बच्चों। आइटम नंबर, फिर आप कॉस्ट लिख देते हैं रुपीस के टर्म्स में, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इसके बाद कैटेगरीज, इसके बाद कैटेगरीज 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में 6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 1250 है और ये आई थिंक 300 है, ये 4000 आया था, फिर 600, फिर देखना पड़ेगा 450, 900, सभी का सम 7500, इसका था 16.67%, इसका 4%, इसका 53.33, इसका 8%, इसका 6%, इसका 12%, तो ये फाइनली आ गया 100%। अब देखिएगा ए कैटेगरी में कौन से आने हैं? 15% और अबव ऑफ द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज कैटेगरी ए, 15% और उससे ज्यादा परसेंट होगा इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का, तो वो ए में आएगा। तो इसका मतलब ए वाला है ये ए 15% से ज्यादा है, ये 15% से ज्यादा है, और तो नहीं है, नहीं। इसके बाद 6% और लेस, 6% और लेस, 6% और लेस, ये बी में आएगा, सॉरी सी में, सी है ना, यस सी। 6% और लेस, 6% और लेस, सी। और बाकी किस में चले जाएंगे? बाकी भाई बी में जाएगा, दैट्स इट।
रिमेनिंग हमारे बी में आएंगे। तो ए सी ए बी सी बी, मतलब बी के दो पार्ट हैं, ए के भी दो पार्ट हैं और सी के भी दो पार्ट हैं। ये कोइंसिडेंट है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही ऐसा हो, ठीक है। चलिए जी बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग 1 आवर 20 मिनट्स हो गए हैं इस सेशन में, और ये हमने पार्ट कवर कर लिया। लास्ट टॉपिक और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 18 भी हम कवर करेंगे, सॉल्व क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता हूं स्टोर्स लेजर का। लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टोर्स लेजर का। हालांकि एक और टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन उससे एसोसिएटेड मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वो लास्ट टॉपिक है इन्वेंट्री स्टॉक आउट, राइट। तो जो इन्वेंट्री स्टॉक आउट है उसको मैं ये रिविजनरी बैच में कराऊंगा नहीं, क्योंकि रेगुलर बैच के ही मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं, और एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने बनाई हुई है इन्वेंट्री स्टॉक आउट पर। इन्वेंट्री स्टॉक आउट के टॉपिक पर मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है और अपलोडेड भी है वो यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर रेफर करना। इस तरीके से मटेरियल चैप्टर हमारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। और हमने आरटीपीज के सारे क्वेश्चंस कर लिए मई 2018 से लेकर नवंबर 2021 तक, और पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए मई 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक। एमटीपीज के और स्टडी मटेरियल के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए। लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टोर्स लेजर। स्टोर लेजर में क्या होता है बेसिकली? स्टोर लेजर में क्वांटिटी और कॉस्ट के रूप में मटेरियल रिसीट्स, इश्यूज और बैलेंस कितना है इसका रिकॉर्ड होता है। तो स्टोर लेजर इज अ रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीट्स, रिकॉर्ड है बेसिकली। स्टोर लेजर क्या है? एक रिकॉर्ड है। मैं कॉन्सेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं जितना आपके लिए सफिशिएंट है। स्टोर्स लेजर इज अ रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस इन स्टॉक। इट इज यूजुअली मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? कंपनी का नाम आएगा, जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी है तो वो आ जाएगा। उसके बाद स्टोर लेजर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, डेट का कॉलम आता है। आप पर्टिकुलर का भी बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली रिसीट या परचेजेस का कॉलम बनाया। उसके भी सब पार्ट होंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और फिर उसके बाद इशू, ट्रांसफर का कॉलम आएगा, और लास्ट में बैलेंस का कॉलम आएगा। जब हम स्टोर लेजर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन लास्ट आउट, दैट इज लीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड का नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने रिसीट्स का जो कॉलम है फर्स्ट मतलब सेकंड कॉलम है, उसके अमाउंट का टोटल कर दिया तो वो मटेरियल परचेजेस आ जाएगा। और सेकंड कॉलम है इश्यूज का। सेकंड हमारा जो कॉलम है वो इश्यूज का कॉलम है। यदि उसका टोटल आप करेंगे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को छोड़कर, उसका टोटल आप यदि करेंगे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को छोड़कर, तो आप मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल होगा ही होगा, राइट, यस। लास्ट में मतलब ये वाला स्पेसिफिक जो पोर्शन है, ये वाला। अब मैंने यहाँ पे शॉर्टेज भी लिखी हुई है। रॉ मटेरियल हमने परचेज किया तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ आएगा, इशू किया तो वहाँ कहाँ आएगा, किस रेट से आएगा, वो मेथड पे डिपेंड करेगा। चलिए जी, या हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे भी निकाला जा सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और उसमें आप परचेजेस ऐड कर दें पीरियड में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। यदि एक जॉब से दूसरी जॉब पर मटेरियल ट्रांसफर हुआ है तो स्टोर लेजर में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि स्टोर लेजर के थ्रू ट्रांसफर नहीं हुआ है। स्टोर लेजर के थ्रू ट्रांसफर नहीं हुआ है, जरूर लिख लेना प्लीज इसको। फॉर्मेट तो सिंपल है, कोई इशू नहीं है, ये भी सिंपल पार्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन स्टोर्स लेजर। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर job. No entry in stores ledger as materials are directly transferred and not routed through stores. इसीलिए कोई भी एंट्री नहीं होगी। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर्स। स्टोर रूम से रॉ मटेरियल नॉर्मली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री को इशू किया जाता है, और फैक्ट्री से वापस आ गया रॉ मटेरियल
तो हम उसको रिसीट के कॉलम में शो करेंगे। दो तरीके हैं इसके, इसकी दो अप्रोचेस, दो वे हो सकते हैं इसके। पहला क्या है, रिसीट कॉलम में हम शो कर देंगे यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल स्टोर रूम में आया है वापस, तो उसको रिसीट मानकर रिसीट के कॉलम में शो कर देंगे। किस रेट पर शो करेंगे? एट द सेम प्राइस at which they originally issued and generally kept in suspense to be issued first at the same price against the next requisition। रिक्विजिशन का मतलब है फैक्ट्री से रिक्वेस्ट आएगी, वो होती है रिक्विजिशन। इसका मतलब यदि फैक्ट्री से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर रूम में रॉ मटेरियल आ गया है वापस, रिटर्न हो गया है, तो रिसीट के कॉलम में आप उसको शो करेंगे, एंट्री पास करें मतलब पोस्टिंग करेंगे, और किस रेट से, जिस रेट से वो इशू हुआ था उसी रेट से रिसीट के कॉलम में उसको शो कर देंगे। और उसको सस्पेंस मेंटेन कर लेंगे उसका, ताकि, और सस्पेंस मेंटेन कर लेंगे, और जब भी जरूरत होगी इशू करने की तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। दूसरा है, सच रिटर्न्स आर एंटर्ड इन द रिसीट कॉलम एज इफ दे वर फ्रेश परचेजेस, मतलब फ्रेश परचेजेस के रूप में भी सस्पेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, केप्ट इन सस्पेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रेश इशू की और परचेजेस की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। मटेरियल, अब हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया, वेंडर को रिटर्न कर दिया, हम मटेरियल लेके आए अपनी फैक्ट्री में, हमने देखा कि यार ये तो क्वालिटी वाला मटेरियल नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल सप्लायर ने डिलीवर कर दिया, तो उसको हम रिटर्न कर रहे हैं स्टोर रूम से। तो मटेरियल रिटर्न बाय स्टोर्स टू वेंडर एंटर्ड इन द इशू कॉलम। ऑब्वियसली बात है, जब मटेरियल हम करेंगे वापस वेंडर को तो इशू कॉलम में शो करेंगे, एंड वैल्यूड एट द स्टोर्स लेजर प्राइस। स्टोर लेजर प्राइस का मतलब है इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस लिखा हुआ है, इनवॉइस प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस एटसेट्रा, उसी प्राइस पर। ठीक है, हाउएवर इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली इनवॉइस प्राइस पर ही होती है वैल्यू। यदि कुछ डिफरेंस आएगा तो उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब यदि आपने वेंडर को रॉ मटेरियल स्टोर से रिटर्न कर दिया है, तो इनवॉइस प्राइस प्लस फ्रेट इंश्योरेंस एटसेट्रा, इस पर आपको इशू कॉलम में शो करना होगा, पोस्टिंग करनी होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, इनवॉइस प्राइस पर ही उसको शो करते हैं इशू के कॉलम में, और जो भी डिफरेंस आता है स्टोर्स लेजर प्राइस में और साथ के साथ स्टोर लेजर प्राइस में और साथ के साथ इनवॉइस प्राइस में, वो डिफरेंस आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स मान लेते हैं। क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको अभी फिलहाल समझनी है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई 2019 में 10 मार्क्स का आया था। दी फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है ये। दी फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ रिसीट एंड इशू ऑफ मटीरियल CXE इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। डेट अप्रैल 4, अप्रैल 8, 15, 20th, 25th, 26th, 28th। परचेजेज हैं, इशू है, परचेजेज है, फिर इशू है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये रिटर्न कर दिया है हमने, ये क्या करा है हमने, ये बेसिकली रिटर्न किया है, रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ परचेज मेड ऑन अप्रैल 15। तो अप्रैल 15 का प्राइस क्या था, तो इसका मतलब 300 इंटू में 18 करेंगे तो आप इशू के कॉलम में लिखेंगे 2400। इशू के कॉलम में 318 अमाउंट के अंडर आएगा 2400, राइट। इसको कंज्यूम नहीं मानेंगे, लेकिन इशू के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जहां पर इसको पोस्ट कर सकें। रिटर्न कर दिया मतलब यूज नहीं हुआ, इशू के कॉलम में आएगा। इशू है, फिर परचेज है, ये तो नॉर्मल है। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 1 अप्रैल 2019 को 1000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹15 पर केजी, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
On 30th April 2019, it was found that 50 kilogram of material CXC was fraudulently misappropriated by the store assistant and never recovered by the company. इसको भी हम इशू के कॉलम में शो करेंगे, लेकिन ये मटेरियल कंज्यूम नहीं माना जाएगा क्योंकि ये तो फ्रॉड कर लिया किसने, स्टोर कीपर कह सकते हैं या स्टोर असिस्टेंट, राइट। हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है या हम सिंपली स्टोर लेजर भी कह सकते हैं, वेटेड एवरेज मेथड के अंडर और लीफो के अंडर। व्हाट वुड बी दी, अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है और साथ के साथ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है अंडर दीज टू मेथड्स। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में दिखा देता हूं स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर WAC, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है बच्चों, देखिए ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 1000, उसके बाद रेट है 15 रुपीज, 15,000 आ गए। प्लीज आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिएगा, ये रहा यहाँ पर 1000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹15, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन में 1000 किलोग्राम 15 रुपीज 15,000। इसके बाद 4 अप्रैल को हमने परचेज किया, देख लेते हैं 4 अप्रैल को परचेज किया है किस रेट से, 16 रुपीज के अकॉर्डिंग, मतलब 48,000 कॉस्ट आ जाएगी, वो मैंने यहाँ शो कर दिया, ये देखिए। अब ये वेटेड एवरेज मेथड है तो हम सेपरेटली नहीं शो करेंगे, एक साथ कर देंगे। मतलब ये जो 1000 है, 1000 और 3000 ये आ जाएगा 4000, कॉस्ट 15,000 और 48,000, 15,000 प्लस 48,000 दैट इज 63,000 ये कॉस्ट आ जाएगी। अब ये रेट कैसे आया, ये वाला जो रेट है ये कैसे आया, ये समझ नहीं आ रहा सर। अरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा ना, इसको इस तरीके से निकाल देंगे। 63 कॉस्ट है टोटल डिवाइडेड बाई 4000, आप चेक कर लीजिए 63 डिवाइडेड बाई 4000 तो ये आ जाएगा 15.75। ये तब हम ऐसा करेंगे जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे। लीफो फीफो में सेपरेटली शो करते हैं, एवरेज रेट निकालने की जरूरत नहीं है। अब 4 अप्रैल की बात है, इसके बाद 8 अप्रैल की 1000 इशू करा, किस रेट से 1000 इशू करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसी रेट से इशू करेंगे 1000, इस रेट से 15,750 आ गया। 4000 में से 1000 इशू हो गया, 3000 बचा हमारा, रेट हमारा सेम रहेगा और 63,000 में से 15,750 डिडक्ट कर देंगे तो 47,250 आ जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल की बात करें, 15 अप्रैल को हमने परचेज किया है 1518 के हिसाब से, तो 1500 इंटू में 18 करेंगे दैट इज 27,000, तो 1518 27,000 हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा ये आ गया 27,000। अब हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करना है इस वाले पार्ट में भी, मतलब पूरे ए पार्ट फर्स्ट पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, 3000 पहले था, 1500 परचेज करा तो 4500 हुआ, पहले 47,250 था, 27,000 परचेज करा तो आ गया 74,250। 74,250 को यदि हम डिवाइड कर देंगे 4500 से तो ऑब्वियस सी बात है ये रेट ही आएगा 16.50। अब देखिए 20 को इशू कर दिया 1200 इशू किया है, 1200 इशू किया इसी रेट से करेंगे 16 पॉइंट के हिसाब से 19,800, 4500 में से 1200 डिडक्ट कर दिया तो हमारा आ गया 3300, रेट हमारा सेम रहेगा। 74,250 में से 19,800 डिडक्ट करेंगे तो 54,450 आएगा, चेक कर लीजिए। अब आते हैं 25 अप्रैल को, ये रिटर्न करा है, जैसे मैंने कहा कि इशू के कॉलम में आएगा 2400, ठीक है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ भी है इन्होंने, 300 आ गया 18 के हिसाब से 5400, 3000 बचा यहाँ पर, रेट हमारा चेंज होगा 49,050 है, क्वांटिटी चेंज हो गई है, ऑब्वियस सी बात है इसलिए 3000 से डिवाइड कर देंगे तो ये तब आएगा जाकर, ठीक है 16.35। इसके अलावा यदि नज़र नहीं आ रहा तो इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा यदि आप बात करते हैं, बाकी तो नॉर्मल है, फिर हमने इशू करा 1000 और 1000 हमने इशू करा, 1000 का रेट होगा 16.35 ये आ गया, बाकी 2000 बचा, रेट सेम रहेगा
ये 500 हमने परचेज किया, ये आ गया फिर बाकी 2000 प्लस 500 यूनिट्स दैट इज 2500, तो 41,200 को यदि हम डिवाइड करेंगे 2500 से तो ये आ जाएगा 16.48। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने 50 यूनिट्स का फ्रॉड किया है उसी रेट से जो रेट हमारा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से 824। ये कंज्यूम नहीं मानी जाएंगी, ये ध्यान रखना, ये भी कंज्यूम नहीं माना जाएगा। कभी आप सोचें कंज्यूम है, ये कंज्यूम नहीं है बिल्कुल भी, ये कंज्यूम नहीं है दोनों। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा इस तरीके से यहाँ बचा हुआ है, नजर आ रहा है। ठीक है, इसका जरा क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं पहले। वेटेड एवरेज का क्लोजिंग स्टॉक 40,376 है या नहीं है, ये देखो क्लियर है। कंजम्पशन देखिएगा, एक काम करिए कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन के लिए क्या करेंगे हम, एक काम कर सकते हैं, ये लीजिए मैं येलो से हाईलाइट करता हूं, ये कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन है और ये हमारा कंजम्पशन है। मतलब 15,750 प्लस 19,800 प्लस 16,350, ये आ गया 59,000 कंजम्पशन। ठीक है, 59,000 कंजम्पशन आ गया, ये आ गया, आया नहीं आया। लेकिन सर इन्होंने दूसरे तरीके से निकाला है। अरे कोई बात नहीं, ये ओपनिंग स्टॉक है इनका, ये टोटल परचेजेज है और ये इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, ये फ्रॉड है, ये अबनॉर्मल कॉस्ट है, अबनॉर्मल कॉस्ट, और ये रिटर्न कर दिया। इस तरीके से निकाला इन्होंने कंजम्पशन, ये आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कैसे आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 15,750 आपने कंज्यूम करा 8 अप्रैल को, इसके बाद 19,800 आपने कंज्यूम करा 20 अप्रैल को, 26 अप्रैल को 16,350, इन तीनों का सम करेंगे तो 51,900 ही आ रहा है, वही आ रहा है। या आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न और माइनस अबनॉर्मल कॉस्ट, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये रिटर्न है, उसकी वैल्यू है, ये अबनॉर्मल कॉस्ट है और ये है क्लोजिंग स्टॉक, ये टोटल परचेजेस है, ये ओपनिंग स्टॉक है। इस तरीके से निकालेंगे तब भी आ जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं लीफो मेथड की साइड। ओपनिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, परचेजेस इतनी करी, ये आ गया। अब हम सेपरेट शो करते हैं, ये लास्ट से ऐसे बॉक्स बना सकते हैं कि 4 अप्रैल को ये पुराने वाला है, ये नए वाला है, रेट दोनों का अलग अलग है। अब हम इशू करेंगे 8 अप्रैल को, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो कौन सा आया, ये वाला बाद में आया है, ये वाला बाद में आया है, ये हम पहले इशू कर देंगे क्योंकि कौन सा मेथड है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट 16 के हिसाब से। तो ये एज इट इज रहेगा, 3,000 में से 1,000 इशू किया, 2,000 बचेगा, बाकी रेट तो देख ही रहे हैं आप। और फिर सिमिलरली कर लेंगे यहां पर कैलकुलेशन लीफो मेथड के हिसाब से। यहाँ 300 जो ये रिटर्न था इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि लीफो मेथड है तो इससे आएगा, लीफो मेथड है इसीलिए। और भाई फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड के हिसाब से भी इसी से आएगा क्योंकि ये लीफो मेथड है। समझ गए, लास्ट में जो आया वो पहले होगा, ऐसा करेंगे। यहां भी लास्ट में जो आया वो पहले, ये रिटर्न वाला पार्ट है और ये है फ्रॉड, अबनॉर्मल कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो क्लोजिंग स्टॉक और ये वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है लीफो में कि आप ना कर पाएं, इतना तो कॉन्फिडेंस है। तो बच्चों हमने 4 प्रैक्टिस सेशंस में मटेरियल चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करा, उसके बाद ही हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। जैसा मैंने शुरू में किया, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक टॉपिक और है इसमें स्टॉक आउट का, लेकिन वो मैं कराऊंगा नहीं। इसके लिए आपके पास एक सेपरेट वीडियो चैनल पर मिल जाएगी आपको, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री स्टॉक आउट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और जो नोट्स हैं इन्वेंट्री स्टॉक आउट के नोट्स हैं 3 क्वेश्चंस, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा लेबर कॉस्ट। राइट, ओके, बाय, थैंक यू।